Hello and welcome to Income Tax Gurukul. So today we are going to discuss about टी एंड डेवलपमेंट अकाउंट और उसके साथ हम बात करेंगे कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट के बारे में, रबर डेवलपमेंट अकाउंट। तो बेसिकली सेक्शन 33 ए बी के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो कि हम सब डिडक्शंस की बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन सा डिडक्शन मिलता है, उन डिडक्शन के अंदर ही ये वन ऑफ द डिडक्शन है जो सेक्शन 33 ए बी के अंदर बताया गया है। तो इस डिडक्शन को किस किस को एलिजिबल होता है? तो सबसे पहले कोई भी एसएससी जो बिजनेस कर रहा हो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफी और रबर इन इंडिया, जो भी एसएससी ग्रो करने का और मैन्युफैक्चर करने का टी, कॉफी और रबर, वो इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि एक तरह का डिडक्शन है और उसके लिए कोई भी एसएससी की पता चल गया कि कौन कौन एलिजिबल है। उसके बाद बात करते हैं कि कितना डिडक्शन उसको मिल सकता है, कितने डिडक्शन के लिए एलिजिबल होती है। उसके लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि डिडक्शन कब मिलेगा। उसके लिए एसएससी शुड डिपॉजिट, एसएससी को अपनी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी, कोई अमाउंट स्पेशल अकाउंट के अंदर और डिपॉजिट अकाउंट। तो दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक स्पेशल अकाउंट और एक डिपॉजिट अकाउंट। जो स्पेशल अकाउंट है वो मेंटेन होता है नेशनल बैंक में। नेशनल बैंक का यहाँ पे मतलब है नाबार्ड से। वहां पे आपको एक कुछ अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी, वो एक स्कीम रहेगी। देखो, हर एक का टी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टी बोर्ड होता है, कॉफी को बढ़ावा देने के लिए कॉफी बोर्ड होता है, रबड़ के लिए रबड़ बोर्ड होता है। तो जो टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबड़ बोर्ड जो स्कीम अप्रूव करेंगे, उस स्कीम के हिसाब से आपको अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी स्पेशल अकाउंट के अंदर, और स्पेशल अकाउंट कहाँ पे मेंटेन होगा? नेशनल बैंक के अंदर। दूसरा, आप ऐसे कर सकते हो, और यहाँ पे क्या लिखा है? और दूसरी आप ऐसे कर सकते हो कि कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। कोई अमाउंट कितनी, वो भी कौन डिसाइड करेगा? एज पर द स्कीम फ्रेम बाय टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबड़ बोर्ड। फर्क इतना है कि उनको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेके टी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, कॉफी बोर्ड वो एक स्कीम बनाएंगे। उस स्कीम के हिसाब से एसएससी अपना एक अकाउंट खुलवा सकता है किसी भी बैंक में। यहाँ पे स्पेशली नेशनल बैंक के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, नाबार्ड के बारे में जिक्र नहीं किया। तो किसी बैंक में एक डिपॉजिट अकाउंट करके एक अकाउंट खुलवाएंगे और वहां पैसे जमा करा देंगे। तो उस अमाउंट के, वो अमाउंट डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगी। अच्छा, ये कब तक डिपॉजिट करानी है अमाउंट, कितना, क्या कभी भी करा सकते हैं उसमें? देखो, कोई भी डिपॉजिट करने के लिए हमेशा इस केस के अंदर अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो जब एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर के 6 महीने होने के बाद, उससे पहले पहले कराना है, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, या रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फाइल करने से पहले, जो भी पहले है उससे पहले कराना। मान लो कि आपकी एक कंपनी है और कंपनी के अंदर अगर आप बात कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, तो यहाँ पे इस साल के अंदर 22-23 का अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है और इसके अंदर आपको अमाउंट डिपॉजिट करानी पड़ेगी इसके 6 महीने बाद, यानी कि यहाँ पे जो नया साल शुरू हो जाएगा तो 23 कब खत्म होगा? 31 मार्च 23। तो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा इसके 6 महीने बाद। और 6 महीने कितना होगा बेटा? 30 सितंबर तक, 30 सितंबर 2023 तक आपको अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी। या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर कंपनी की बात करें तो उसमें डेट ऑफ फाइलिंग और एक्सटेंड भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कितना, मान लो कि हमने मान लिया कि 31 अक्टूबर को डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है कंपनी के लिए, और 31 अक्टूबर से पहले आपको आईटीआर फाइल करनी है। नॉर्मली मान लो कि एक प्रोप्राइटरशिप है तो वहां पे डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मोस्टली कितनी रहती है? 31 जुलाई, उससे पहले। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये डेट पहले आ रही है या ये डेट पहले आ रही है। जो भी डेट पहले आ रही है उससे पहले आपको वो अमाउंट डिपॉजिट करानी पड़ेगी। तो इस केस के अंदर, इन दोनों के केस के अंदर बात करें, ये वाला केस, इस केस के अंदर, इस केस के अंदर, तो पहले कौन सी डेट आ रही है? तो इस डेट से पहले अमाउंट डिपॉजिट करानी पड़ेगी, या तो डिपॉजिट अकाउंट में या स्पेशल अकाउंट में। यहाँ पे इस केस की अगर बात करें दोनों के अंदर, तो 31 जुलाई पहले आएगी, तो 30 सितंबर, तो हम 6 महीने तक वेट नहीं करना है। तो 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने से, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द आईटीआर, और किसी भी प्रीवियस ईयर के खत्म होने से, इस प्रीवियस का खत्म कब होगा? 31 मार्च, उसके 6 महीने बाद तक, एक्सपायरी ऑफ 6 महीने बाद से पहले, 6 महीने से पहले पहले वो अमाउंट डिपॉजिट करानी है। ठीक है, अब दो चीजें हमें, 2-3 चीजें पता चल गई है कि कोई भी आप बंदा अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ग्रोइंग कर रहा है टी, कॉफी, रबर का, तो उसको बेनिफिट मिल सकता है डिडक्शन का। कितना डिडक्शन मिलेगा? उसके लिए हमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट करानी पड़ेगी। वो अमाउंट डिपॉजिट करने से ही आपको डिडक्शन मिल सकता है, और उसके लिए स्पेशल अकाउंट बनाए गए हैं, वो डिपॉजिट अकाउंट में है। अब वो अमाउंट कब तक डिपॉजिट करानी है वो हमें पढ़ लिया है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 6 महीने बाद तक, आप 6 महीने तक करा सकते हो। और फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, जो भी दोनों डेट्स में जो भी पहले आएगी उससे पहले आपको डिपॉजिट कराना है। अब ये तो बात होगी, लेकिन डिडक्शन कितना मिला? डिडक्शन यहाँ पे डिस्कस किया गया कि एसएससी शैल बी अलाउड फॉर द डिडक्शन। कितना डिडक्शन? सम इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ द डिपॉजिट मेड, जितना भी डिपॉजिट आपने किया है उसके बराबर डिडक्शन मिल जाएगा।
या फिर यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है ये और, तो इस और का ध्यान रखना, कितना डिडक्शन मिलेगा, डिपॉजिट जितना किया है, या फिर कितना, या फिर मिलेगा 40% ऑफ द प्रॉफिट विदाउट डिडक्शन अंडर पीजीपीपी हेड ऑफ सच बिजनेस। अब ये जो डिडक्शन हम दे रहे हैं, इसको डिडक्शन देने से पहले जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 40% ले लो। मान लो कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको टोटल डिपॉजिट आपने किया 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख का डिपॉजिट किया, और अमाउंट कितनी है, मान लो कि 3 लाख रुपए का आपको फायदा हुआ। अब 3 लाख का प्रॉफिट हुआ विदाउट डिडक्शन का, 3 लाख का 40% लेना है, तो 3 लाख का 40% कितना हो गया बेटा, 1.4312 1.2 लाख हो गए। तो अब इन दोनों में से कौन सा डिडक्शन, दोनों में से कौन सी अमाउंट कम है, ये वाली अमाउंट कम है, तो कितना डिडक्शन मिलेगा, 1 लाख तक का डिडक्शन। आपने डिपॉजिट भी कितना किया, 1 लाख ही किया, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया था 40%, यहाँ पे कितना आया था, ये 40% का प्रॉफिट कितना 1.2 लाख। तो इन दोनों में से जो भी कम रहेगा ना, इक्वल टू विच एवर इज लेस, जो भी कम रहेगा उतना डिडक्शन मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर डिडक्शन हमने 1 लाख का किया, सॉरी हमने डिपॉजिट 1 लाख का किया और यहाँ पे 40%, तो 1 लाख तक का डिडक्शन मिल, लेकिन बेटा एक अगर मान लो आपके पास ये है कि केस आपको टोटल यहाँ पे 3 लाख ना मिलके कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, जो बिजनेस का प्रॉफिट है 2 लाख का। अब 2 लाख का 40% कितना हो जाएगा, 0.8 लाख, यानी कि 80,000। आप मुझे ये बताओ इस 80,000 में और 1 लाख में कौन सी अमाउंट छोटी है, विच एवर इज लेस, लेस की बात हो रही है, कौन सी अमाउंट कम है, तो 80,000। तो यहाँ पे डिडक्शन 1 लाख का ना मिलके कितने का मिलेगा, 80,000 का। करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात और भी क्लियर कर दी गई है कि ये जो डिडक्शन है वो मिलेगा, कब मिलेगा, सेटिंग ऑफ एंड ब्रोट फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 72 के सेक्शन के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ब्रोट फॉरवर्ड और सेटिंग ऑफ लॉस कैसे किया जाता है। तो वो सब करने से पहले डिडक्शन मिलेगा, बाद में ब्रोट फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक है। जो अमाउंट बचेगी उसके साथ ब्रोट फॉरवर्ड करना है। अब ये बात तो हो गई कि हमें कितना डिडक्शन मिलेगा और कब डिडक्शन मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी और कब तक डिपॉजिट करने की, ये 4 चीजें हमने बेसिक इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो पढ़ ली। अब इसके बाद बात करते कि डिडक्शन नहीं मिलेगा, कब डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसकी भी कुछ कंडीशन है। देखो, नो डिडक्शन टू पार्टनर ऑफ एसएससी फर्म और मेंबर ऑफ द एसएससी एओपी बीओए। अगर कोई भी मेंबर है एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा बल्कि उनकी फर्म को मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात करते जो नॉन एलिजिबिलिटी की, जब भी कोई डिडक्शन किसी अमाउंट को डिपॉजिट किया, आपने स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट किया या फिर डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें से अमाउंट में डिपॉजिट किया और एलिजिबल है डिडक्शन के लिए, और उसके लिए डिडक्शन अलाउ कर दिया गया किसी भी फाइनेंशियल उसका, लेकिन वो डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट इन एज। बाद में आप एक बार आपने उसका डिडक्शन का बेनिफिट क्लेम कर लिया तो ऐसा नहीं उसका नेक्स्ट ईयर में आप क्लेम कर लोगे। एक बार आपको बेनिफिट मिल गया तो एक बार में उसका बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है, दूसरे प्रीवियस ईयर के अंदर, दूसरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो बेनिफिट क्लेम नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब एक कंडीशन और भी है, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको अगर आपने ऑडिट नहीं किया है तो बुक्स का ऑफ अकाउंट का। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो सेक्शन 44 AB के अंदर बात की गई है उसके अंदर ऑडिट कराना मस्ट है, और उसके अंदर ये बताया गया है कि ऑडिट कराने की जो डेट है वो 1 महीना पहले है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर। आईटीआर फाइल करने से 1 महीने पहले आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने जो अंडर सेक्शन 139 के अंदर, तो एसएससी मस्ट फर्निश सच रिपोर्ट ऑफ ऑडिट बाय दैट डेट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एसएससी जो कंपनी नहीं है, सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट है, उसमें ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर कितनी है, 31 अक्टूबर रेलेवेंट ईयर, तो स्पेसिफाइड डेट कितनी जाएगी, 30 सितंबर से पहले क्या करना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। होप करता हूं समझ में आ गया कि ऑडिट की प्रोविजन हम 34 AB के अंदर पूरे डिटेल में देखेंगे, बट ये आप ध्यान रख लो कि अगर बेनिफिट लेना है सेक्शन 33 AB के अंदर, टी कॉफी और रबर बोर्ड के अंदर जो डिडक्शन का बेनिफिट लेना है तो उसके लिए ऑडिट कराना मस्ट है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन अगर कोई एसएससी ने ऑडिट करा लिया ऑलरेडी, कोई अंडर एनी अदर लॉ, कंपनी लॉ के अंदर ऑडिट करा लिया, तो वो ऑडिट भी वैलिड रहेगा इस चीज के लिए भी, ठीक है। तो वेयरएवर एसएससी इज रिक्वायर्ड बाय एनी अदर लॉ, नॉट इनकम टैक्स लॉ, बाकी लॉ के द्वारा उसको बोला गया है कि भाई अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराओ, तो वो सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा इस सेक्शन के लिए। ये मान लिया जाएगा कि वहां पे ऑडिट कराया तो इस सेक्शन के लिए ऑडिट हो गया, तो अलग से कुछ ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अब
पैसा तो आपने डिपॉजिट करा दिया, डिडक्शन ही मिल गया, तो क्या वो आप डिपॉजिट ही रहेगा स्पेशल अकाउंट के अंदर, डिपॉजिट अकाउंट के अंदर नहीं, आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन विड्रॉ करने पे ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप विड्रॉ करते हो तो उसकी टर्म एंड कंडीशन है, उसके हिसाब से अपने पैसे यूटिलाइज नहीं किया विड्रॉ करने के हिसाब से, तो उस केस के अंदर पैसा आपने उसके हिसाब से यूटिलाइज नहीं किया तो टैक्सेबल इनकम बन जाएगा। ठीक, आपको डिडक्शन मिल गया, लेकिन जिस स्कीम के थ्रू आपको पैसा और जिस पर्टिकुलर टर्म एंड कंडीशन ये थी कि आपको वो पैसा निकालने के बाद आपको वहीं पे इन्वेस्ट करना है और वहां पे इन्वेस्ट नहीं किया, तो उस केस के अंदर उस साल पहले के साल में तो डिडक्शन मिल गया, लेकिन जिस साल में आपने उसका मिस यूटिलाइजेशन किया तो मिस यूटिलाइजेशन के टाइम पे उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, मिस यूटिलाइजेशन के टाइम पे उसको टैक्सेबल इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अमाउंट अगर एसएससी के अकाउंट में क्रेडिट हो रखी है, स्पेशल अकाउंट या फिर डिपॉजिट अकाउंट में, वो विड्रॉ नहीं की जा सकती जब तक एक्सेप्ट फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड इन द स्कीम। स्कीम में जो पर्पज लिखा है उसी के लिए आप विड्रॉ कर सकते हो, किसी भी एरे गैरे चीजों के लिए आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक कंडीशन है जो स्कीम में हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेटली होती है, तो ये अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हो। कौन सी कंडीशन है? जब बिजनेस ही बंद हो गया, तो जब एसएससी की डेथ होगी तो क्या आप उसमें क्या करेंगे? पार्टीशन ऑफ एचयूएफ हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी हो गया। जब कंपनी और फर्म रही नहीं, देखा जाए तो सारी चीज के अंदर पूरे के इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर सबके अंदर जितनी कंडीशन है वहां पे निकलवा सकते हैं। देखो ये तो कुछ कंडीशन है 5 जहां पे आप निकलवा सकते हो, इसके अलावा ये कंडीशन भी है जो कि पर्पज स्पेसिफाइड इन द स्कीम, स्कीम में जो पर्पज है उसके हिसाब से भी आप निकलवा सकते हो। और ये बाकी जहाँ पे आपका बिजनेस बंद हो जाए, एसएससी की डेथ हो जाए, तो वहां पे भी आप अपने अमाउंट को निकाल सकते हो, उसमें जो टर्म एंड कंडीशन दी हुई है स्कीम के अंदर उसके थ्रू ना भी हो तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब दिक्कत ये आती है कि आप अमाउंट निकालने को मिल गया, अमाउंट विड्रॉ कर ली एंड यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ द स्पेसिफाइड एसेट, परचेज किया आपने एक एसेट्स को, वुड बी चार्जेबल टू टैक्स बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम में चार्ज किया जाएगा। तब कब किया जाएगा? जब आपने विड्रॉ की। देखो मैं समझाता हूं, जब भी कोई अमाउंट आपके स्पेशल अकाउंट या डिपॉजिट अकाउंट में है और वो नेशनल बैंक उसको रिलीज कर देता है या फिर एसएससी उसको विड्रॉ कर लेता है और यूटिलाइज फॉर द परचेज ऑफ कोई भी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस परमाइस और रेजिडेंशियल एकोमोडेशन इंक्लूडिंग गेस्ट हाउस, आपने वहां से पैसे निकाले और वहां से आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी को कहां पे इंस्टॉल किया? ऑफिस के अंदर इंस्टॉल किया या फिर अपने रेजिडेंशियल हाउस में या फिर इंक्लूडिंग गेस्ट हाउस में भी इंस्टॉल किया, तो वो उसके लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको पहले वाले साल में तो डिडक्शन मिल गया, लेकिन जिस साल में आप निकलवाओगे और उसका मिस यूटिलाइजेशन करोगे तो उसी साल वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने एयर कंडीशनर खरीद लिया, एसी खरीद ली और एसी आपने ऑफिस के अंदर इंस्टॉल कर दी उस अमाउंट को, और वो टर्म जो स्कीम के थ्रू नहीं आती, तो उस केस के अंदर वो डिडक्शन आपने उस साल में तो क्लेम कर लिया जिस साल में लेना, लेकिन जिस साल में आपने अमाउंट को विड्रॉ किया उस साल के अंदर अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। कोई भी ऑफिस का अप्लायंस खरीद लिया, ऑफिस अप्लायंस के लिए भी अलाउड नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना कंप्यूटर खरीदने पर वो डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, उसको आप टैक्सेबल दोबारा नहीं होगी एसएससी के हाथ में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एनी प्लांट एंड मशीनरी होल और द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट विच इज अलाउड डिडक्शन। एक कोई आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जिसका एक्चुअल कॉस्ट पूरी की पूरी कॉस्ट का डिडक्शन मिल चुका है, जो कि पहले वाले सेक्शन में हम डिडक्शन और डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, तो डिडक्शन मिल गया, डेप्रिसिएशन मिल गया। अब डेप्रिसिएशन में पूरी की पूरी एक्चुअल कॉस्ट खत्म हो चुकी है, इसका बेनिफिट मिल गया, अब दोबारा से तो बेनिफिट नहीं ले सकते ना, इसलिए दोबारा से बेनिफिट नहीं देने के लिए भी, और वो प्लांट एंड मशीनरी आपने वही प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है जिसके ऊपर ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुका है, तो वो भी इनकम बन जाएगी पीजीबीपी हेड के अंदर इन ऑफ एनी वन प्रीवियस ईयर जहां पे आपने उस प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा है, तो आप दोबारा से उसका बेनिफिट नहीं ले सकते, उस पैसे का वो टैक्सेबल हो जाएगा। जब कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जाती है और वो इंस्टॉल किया जाता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर पर्पज ऑफ द बिजनेस of construction, manufacturing और production of any article or thing specified in ALs। देखो 11th शेड्यूल्स में कुछ चीजें स्पेसिफाई की गई है, जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हो, प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदी, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और सब चीजों के लिए यूज करते हो, तो 11th शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाई किया गया, तो वहां पे भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आपने अमाउंट उस पर्पज के लिए यूज किया तो उसी टाइम पे वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया कि मिस यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है। तो द होल ऑफ सच अमाउंट सो इट्स लाइफ विल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर एंड टैक्स्ड अकॉर्डिंगली। जैसे आपने इन 4 केसेस के अंदर यहाँ पे आपने जो अमाउंट निकलवाई है, इन चारों केसेस के अंदर ये अमाउंट जैसे आप निकलवाते हो टैक्सेबल हो जाएगी, जिस साल में आप निकलवाते हो उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगी, उसको टैक्स लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोजर ऑफ द बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहाँ पे हमने बात करी थी कि हम जो टर्म एंड कंडीशन जो स्कीम है, स्कीम के हिसाब से भी अमाउंट निकलवा सकते हैं, और कुछ और भी चीजें जहां पे अमाउंट निकलवाई जा सकती है, क्लोजर, डेथ, पार्टीशन, डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा गया है जब क्लोजर बंद ही हो जाए बिजनेस या क्लोज हो जाए उस टाइम के
उस टाइम पर होल और सच विड्रॉल शैल बी डीम्ड टू द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ दैट पीरियड। तो पूरी की पूरी अमाउंट, जब बिजनेस बंद हो गया तो आपको पैसे तो मिलेंगे ना, अभी जो अमाउंट जो आपका स्पेसिफाइड अकाउंट या डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जमा करे, तो जो पैसे मिलेंगे वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि बिजनेस हैड नॉट क्लोज्ड और द फर्म हैज नॉट बीन डिसॉल्व्ड, ऐसा मान लिया जाएगा कि भाई उस कंडीशन में कैसे टैक्सेबल करते हैं अगर बिजनेस चलता रहता तो, और उस अमाउंट का मिस यूटिलाइजेशन किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब बिजनेस बंद भी हो जाता है, अमाउंट तो आप निकलवा सकते हैं, एलिजिबल हो जाओगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो टैक्स फ्री है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको ऑलरेडी डिडक्शन मिल गया है और उस स्कीम के हिसाब से नहीं है, वो डिजोल्यूशन के टाइम पे मिला, डिजोल्यूशन के टाइम पे वो अमाउंट मिली है जो कि डिडक्शन के लिए थी और किसी स्पेसिफाइड पर्पज के लिए यूज करनी थी, वो तो यूज हुई नहीं, बट ड्यू टू मिसफॉर्चून हमारा कंपनी बंद हो गया या फिर बिजनेस बंद हो गया, तो इसलिए वो अमाउंट निकलवानी पड़ी। तो उसको ऐसे मान लिया जाएगा कि अगर बंद नहीं होती तो उस टाइम पे कैसे उसको टैक्स किया जाता, सेम वे उसको टैक्स किया जाएगा, वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। अब आपने स्कीम से पैसे तो निकलवा लिए, लेकिन यूटिलाइजेशन है ना फुल्ली होली और पार्सली उस स्पेसिफाइड स्कीम के थ्रू कराया, आपने पूरा का पूरा अमाउंट उस स्कीम के थ्रू यूटिलाइज नहीं किया, तो कोई भी किसी भी एक्सपेंडिचर में, पर्पज ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर के लिए यूज किया और फुल्ली और पार्सली स्कीम के हिसाब से नहीं किया, तो उस टाइम पे भी अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी, जो भी अमाउंट एज पर स्कीम नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी स्कीम के थ्रू होना चाहिए, स्कीम कौन सी, जो हमारा रबर बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड ने बनाई है और जिसके हिसाब से तो हमने अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं, उसी स्कीम के हिसाब से ही अमाउंट को यूज करना। अगर वैसे यूज नहीं किया तो वो टैक्सेबल मान ली जाएगी, उसी साल के अंदर मान ली जाएगी जिस साल में उसको मिस यूज किया गया। ये लिखा तो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ विड्रॉल अमाउंट व्हेन एनी अमाउंट द स्पेशल अकाउंट डिपॉजिटेड और विड्रॉन फॉर पर्पस ऑफ सच बिजनेस नॉट यूटिलाइज, अगर यूटिलाइज ही नहीं किया गया स्कीम के हिसाब से, सो द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट शैल बी डीम्ड टू द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द पीजीबीपी। जो अनयूटिलाइज अमाउंट है, यूटिलाइज पैसे तो निकलवा लिए बट उसको यूटिलाइज नहीं किया गया, तो उस टाइम पे उस अमाउंट को टैक्सेबल मान लिया जाएगा। ठीक है, अब एक बात करते हैं कंसिक्वेंस ऑफ सेल और ट्रांसफर। जब कोई एसेट परचेज किया जाता है, एसेट एक्वायर किया स्कीम के हिसाब से, सब कुछ था, एसेट हमने एक्वायर भी कर लिया, स्कीम में ऐसे लिखा था कि भाई आप ये वाली मशीनरी खरीद सकते हो, और उसमें हमने खरीद भी ली, एसएससी ने खरीद भी ली अपने डिपॉजिट अकाउंट के पैसे से, ठीक है। लेकिन उसको क्या किया, उस एसेट को बेच दिया या फिर ट्रांसफर कर दिया किसी भी प्रीवियस ईयर में। किसने कर दिया, एसएससी ने कर दिया। किसको कर दिया, किसी भी आदमी को कर दिया, फर्क नहीं पड़ता। एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट वाज एक्वायर्ड। मान लो कि 2014-15 में आपने डिपॉजिट अकाउंट से पैसे निकलवाए और 2014-15 में पैसे निकलवा के उसको यूटिलाइज कर लिया, यूटिलाइज करके एक एसेट खरीद लिया, एसेट खरीदा एज पर द स्कीम, कोई बात नहीं, सही, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अब 14-15 के एंड तक, अब 15 से 8 साल, 15 से 8 साल तक कितने साल हो गए, लगभग 20 to 23 ईयर्स तक, फाइनेंशियल 22, एक बार आप कैलकुलेट करना, 8 साल तक आप उस एसेट को बेच नहीं कर सकते, उस एसेट को ट्रांसफर नहीं करा जा सकता, ठीक है। अगर वो एसेट ट्रांसफर किया 8 साल से पहले, अगर वो एसेट ट्रांसफर किया, तो जो भी कॉस्ट है रिलेटिव टू डिडक्शन, डिडक्शन जिसमें दी गई है, वो पीजीबीपी इनकम मान ली जाएगी द प्रीवियस ईयर इन विच सच एसेट इज सोल्ड, ट्रांसफर्ड और मे बी चार्जेबल टू टैक्स। जिस साल में आपने एसेट को सेल किया है, ट्रांसफर किया है, उसी साल की पीजीबीपी इनकम मान लीजिए। तो अब स्कीम के हिसाब से सब कुछ चल रहा था, हमने पूरा स्कीम के हिसाब से ही किया, बट उसको 8 साल तक वो एसेट को रखना है, ये भी एक वन ऑफ द टर्म एंड कंडीशन है। लेकिन कुछ केसेस में ये रिस्ट्रिक्शन, जो कौन सी रिस्ट्रिक्शन बेटा, ये वाली कॉन्सिक्वेशन सेल और 8 साल की रिस्ट्रिक्शन, वो अप्लाई नहीं होती। कब, जब एसेट को सेल किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन को, या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी को किया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। और उसी केस में भी जब सेल और ट्रांसफर कब होती है, जब सक्सेशन ऑफ फर्म को, कोई फर्म को एक्वायर कर लेती कंपनी इन द बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड आउट ऑन बाय फर्म एज रिजल्ट ऑफ व्हिच फर्म सेल, और जब एक्वायर कर लिया किसी कंपनी ने, सक्सीड कर लिया उसको, तो उस टाइम पे भी जो एसेट ट्रांसफर किए गए हैं, और एसेट ट्रांसफर कब किए गए हैं भाई, एसेट ट्रांसफर किए गए वो वाला एसेट जो 33 एबी के अंदर खरीदा गया था, उसका बेनिफिट मिला था। अब आप बोलोगे कि अरे 8 साल से पहले आपने तो अपनी फर्म को बेच दिया, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा जिसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे दिया कि ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो अब जब आप सक्सीड करते हो, अपनी फर्म को एक्वायर करता है किसी, कोई कंपनी एक्वायर कर लेता है, तो उस टाइम पे अगर वो एसेट ट्रांसफर किया गया है, तो कोई भी स्कीम या डिपॉजिट, अभी तक जो डिपॉजिट स्कीम है, स्पेशल स्कीम है, वो अप्लाई रहेगी कंपनी के केस में, जैसे कि फर्म के केस में अप्लाई थी, ठीक, चेंज नहीं होगी। और लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ऑल द प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म, जो भी प्रॉपर्टी है और लायबिलिटी ऑफ द फर्म है, वो इमीडिएटली
बिफोर द सेक्शन शुड बिकम द प्रॉपर्टी लाइबिलिटी द कंपनी, क्योंकि कंपनी को ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ एसेट एसेट ट्रांसफर किया, बाकी प्रॉपर्टी जो भी है लाइबिलिटी है वो तो हो ही नहीं, तो सब कुछ एक प्रॉपर जेन्युइन ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। अब पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि डायरेक्ट टू डिडक्शन अलाउड शेल नॉट बी अलाउड आफ्टर स्पेसिफाइड डेट, गवर्नमेंट अपना रूल बना सकती है कि इस डेट के बाद डिडक्शन अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है, वो तो एक पावर है। और नेशनल बैंक का जैसे मैंने बताया था, इस पर्पज के लिए नेशनल बैंक का मतलब है नाबार्ड, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड ये भी एक एग्रीकल्चर इनकम के टाइप का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा सेक्शन 33 ए बी, जिसमें डिडक्शन की बात करी गई है। जब हम टी, कॉफी और रबर के मैन्युफैक्चरिंग या ग्रोइंग की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन रहती है। तो आप अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हो, उसमें हमने टाइम पीरियड बताया कि कितने टाइम पीरियड तक डिपॉजिट कर सकते हैं, और उसके बाद कितनी अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं, उसको निकालने का क्या तरीका है, उसको निकालने के तरीके में क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि दोबारा से हमारे ऊपर टैक्सेबल ना हो जाए। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।